इसी नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर या जो विचलन हम पढ़ रहे थे कि पीवी और पी के बीच जो हमने ग्राफ खींचा था अलग अलग गैसों के लिए, उसमें जो है पीवी और पी का ग्राफ कांस्टेंट नहीं आ रहा था। साथ ही साथ हमने एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड उसमें इंट्रोड्यूस किया था जो आदर्श गैसों से हमें विचलन को बताता है। आगे हम इसमें कंटिन्यू करते हैं। तो अब जेड जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, तो दाब बढ़ाने के साथ अभी हम देख दोबारा हमने किस किस के बीच में ग्राफ खींचा है, प्रेशर और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड के। और जेड क्या है? पीवी अपॉन आर टी। अलग अलग गैसें ली हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वन वो कंडीशन है जहां जेड की वैल्यू 1 का मतलब है कि गैस आदर्श की गैस की तरह व्यवहार कर रही है। तो जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते हैं जेड का मान कम होता है और फिर तेजी से बढ़ता है। जब दाब ज्यादा होता है तो गैसें आदर्श गैसों की तरफ व्यवहार करना प्रारंभ करती हैं। आप देखो कि जैसे एक से नीचे आने के बाद जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, सारी गैसें आदर्श गैसों की तरह उस सीधी रेखा के आसपास आ रही हैं। और जेड की वैल्यू 1 से अधिक इस मान को प्रदर्शित कर रहा है, इस बात को दिखा रहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, प्रेशर बढ़ाते जाते हैं, गैसों में संपीड़ितता कम होने लगती है। और हाइड्रोजन और हीलियम के जो ग्राफ हैं वो पीवी के मान से हमेशा अधिक होते हैं, यानी जेड का मान हमेशा ही अधिक पाया जाता है 1 से। तो इसीलिए इनकी संपीड़ितता कम होती है। इनको संपीड़ित यानी कंप्रेस करके हम हाइड्रोजन और हीलियम गैस को नहीं रख सकते हैं। ऐसी गैसें जिनके जेड का मान कम दाब पर कम होता है वो इजीली द्रवित हो जाती हैं। तो जो कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है और मीथेन है, वो गैसें तेजी से लिक्विफाई हो जाती हैं, आराम से लिक्विड गैस में परिवर्तित हो जाती हैं। जबकि इसके ठीक विपरीत जो हाइड्रोजन और हीलियम है, जिनके जेड का मान हमेशा ही 1 से ज्यादा है, वो साधारण ताप पर द्रवित नहीं हो सकती। और कितना टेम्परेचर चाहिए, यानी बहुत कम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन को -165 डिग्री से कम और हीलियम को -240 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम, इतने कम टेम्परेचर पर जाकर ये गैसें द्रवित होती हैं। तो इसीलिए ये नॉर्मल टेम्परेचर पर, सामान्य ताप पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसों को द्रवित करना संभव नहीं है। अब एक न्यूमेरिकल से समझते हैं हम। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसका टेम्परेचर हमने 273 केल्विन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100 है, संपीड़ित किया, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z आया 0.2007। तो 0.1 मोल गैस का इसी टेम्परेचर सेम रखा है 273 और दाब भी सेम रखा है। और हमें क्या करनी है? वॉल्यूम निकालना है। तो हम जानते हैं कि Z इज इक्वल टू PV अपॉन NR। T वॉल्यूम निकालना है, तो Z आपको दिया है 0.20, N 0.1, R की वैल्यू 0.0821 प्रति लीटर एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर 273 डिवाइडेड बाय P एटमॉस्फेरिक P कितना है? 100 वायुमंडलीय दाब। तो सब दी हुई चीजें हैं और सिंप्लीफाई कर दिया तो ये आ गया 0.0045 लीटर। तो इस तरह से हम सिंपल न्यूमेरिकल में आपको वॉल्यूम पूछ सकते हैं, आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करा सकते हैं या कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट कराया जा सकता है। अब हम आ रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे। और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पर एक चीज हम निकालेंगे, वो होगी बस टेम्परेचर। तो देखो जैसे हम मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है,
और वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होते हैं। तो गैसों के लिए बॉयल टेम्परेचर भी इम्पॉर्टेंट है। तो अलग अलग टेम्परेचर्स पर हमने नाइट्रोजन का एक ग्राफ खींचा है। अमेगॉट वर्क हम इसलिए कहते हैं ग्राफ, क्योंकि इस साइंटिस्ट एमोगेट ने टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट पढ़े थे। तो पहले हम जो कर्व पढ़ रहे थे वो प्रेशर वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर में थे, और अब हम टेम्परेचर के साथ ग्राफ को पढ़ेंगे। तो टेम्परेचर में जैसे जैसे हम इंक्रीज या वृद्धि करते जाते हैं तो गैस का जो है वो आदर्श बिहेवियर से, आदर्श व्यवहार से डेविएशन या विचलन कम होता जाता है, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आकर गैस बिल्कुल उस पैरेलल लाइन के समीप पहुंच जाती है, यानी वो आदर्श गैस की तरह व्यवहार करना शुरू कर देती है। और इस दाब पर जो गैस का ताप होता है उसको हम क्या कहते हैं, बॉयल टेम्परेचर या बॉयल ताप कहते हैं। तो बॉयल ताप क्या है, वह ताप है जिस पर कोई भी गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। तो अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। अब हम ग्राफ देख रहे हैं, और ग्राफ में आप देखो तो हमने पीवी और प्रेशर के बीच में ग्राफ खींचा है, और टेम्परेचर अलग अलग लिए हैं। तो अब जेड की वैल्यू हमारी 1 के नियर अबाउट है, और सबसे पहले हमने क्या लिया है, -70 डिग्री, फिर -25 डिग्री, फिर 20 डिग्री, फिर 50 डिग्री। तो ये 4 टेम्परेचर जब हमने लिए तो आप देख सकते हो कि जब -70 था तो प्रेशर बढ़ाने के साथ पहले बहुत कम हुआ, फिर बहुत तेजी से बढ़ा। -25 पर थोड़ा डेविएशन कम हुआ, 20 डिग्री पर और थोड़ा कम हुआ, और जब हम 50 डिग्री टेम्परेचर लेते हैं तो लगभग एक सीधी लाइन हमें प्राप्त होती है पीवी और पी के कर्व में। तो ये जो सीधी लाइन है 50 डिग्री पर दाब के इस अंतराल में बॉयल के नियम का पालन हो रहा है। इस ताप को हम बॉयल टेम्परेचर या बॉयल पॉइंट कहते हैं, और हम इसे किससे लिखते हैं, टी बी से। तो बॉयल टेम्परेचर वह टेम्परेचर है जिस पर कोई भी वास्तविक गैस दाब के किसी सुप्रेक्ष्य रेंज यानी दाब के किसी पर्टिकुलर रेंज में एक आदर्श गैस पीवी बराबर एनआरटी के नियम का पालन करती है। तो नाइट्रोजन गैस 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जबकि हाइड्रोजन और हीलियम गैसें जो हैं उनके टेम्परेचर बहुत कम है, -165 डिग्री सेंटीग्रेड और -240 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए हाइड्रोजन और हीलियम गैसें सामान्य ताप पर भी आदर्श गैसों में विचलित दिखाई देती है। तो इस नियम के अनुसार अगर हम देखें तो प्रत्येक मान के लिए किसी गैस का, अब हम क्या आ रहे हैं, डेविएशन फ्रॉम चार्ल्स लॉ, और चार्ल्स लॉ में जो है वो चार्ल्स लॉ जो है वो हमें क्या बता रहा है कि आयतन की बात करता है, तो V इज प्रोपोर्शनल टू T। तो प्रत्येक मान के लिए गैस के आयतन में प्रति डिग्री जो परिवर्तन होता है वो 1/273 या 0.003663 होना चाहिए। अगर हम ये देखें तो ये परिवर्तन सिर्फ कम दाब पर ही होता है। जैसे जब हम टेम्परेचर की बात कर रहे थे तो उच्च हायर टेम्परेचर्स पर हमें विचलन कम दिखाई देता है, ऐसे ही जब हम प्रेशर बहुत कम लगाते हैं तब भी गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करने लगती है, और जैसे जैसे दाब बढ़ाते जाते हैं विचलन बढ़ता चला जाता है। तो अब एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ के लिए प्रत्येक गैस के एक मोल का आयतन टेम्परेचर और प्रेशर की समान परिस्थितियों में कितना होता है, 22.5
4 लीटर। और अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो यह निश्चित आयतन केवल बहुत कम प्रेशर्स पर ही दिखाई देता है और बहुत इजीली जो द्रव में परिवर्तित होने वाली गैसें हैं, जैसे अमोनिया है, मिथाइल क्लोराइड है, उनमें जो है वो डेविएशन या विचलन हमें बहुत अधिक दिखाई देता है। जबकि हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसें हैं, जो आदर्श गैसें हैं, उनमें विचलन हमें नहीं दिखाई देता, क्योंकि ये कम दाब पर कैसी हैं, गैसियस अवस्था में ही रहती हैं। नाइट्रोजन गैस है तो नाइट्रोजन गैस सामान्य ताप और दाब पर 22.402 विचलन -0.013 है। क्वथनांक कितना है? 77। ऑक्सीजन में भी विचलन कम है। कार्बन डाइऑक्साइड लें, अमोनिया लें या मिथाइल क्लोराइड लें, जो आसानी से पिघल जाती हैं, द्रव में परिवर्तित हो जाती हैं, उनमें विचलन बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। टेबल से आप देखो, -0.151, -0.331 और 0.545। तो इस तरह से तीनों नियम में, यानी ताप में, दाब में और आयतन में आदर्श व्यवहार से हमें विचलन दिखाई देता है। तो अब हमें ये कारण पता करना होगा कि ये विचलन हमें क्यों मिल रहा है, क्यों हमारी गैसें आदर्श व्यवहार से विचलित हो रही हैं। तो कॉज ऑफ डेविएशन फ्रॉम द आइडल बिहेवियर। गैसों का अणुगति सिद्धांत आदर्श गैसों की जो व्याख्या करने में पूर्णतः सफल रहा है, परंतु होता क्या है कि वास्तविक गैसों के आदर्श व्यवहार में जो डेविएशन हमें दिखाई दे रहा है, वो अणुगति सिद्धांत से संभव नहीं है, क्योंकि दो पोस्टुलेट्स बहुत ऐसी हैं काइनेटिक थ्योरी की, जिनमें सुधार लाना संभव है। तभी जो है सुधार लाकर ही हम इस डेविएशन को या इस विचलन को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या था कि गैस के अणुओं का आयतन संपूर्ण गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। हमने ये वहां माना था। ताप और दाब की सामान्य परिस्थितियां लेते हैं। उच्च ताप, निम्न दाब की परिस्थितियां लें, तब तो ये स्थिति संभव है कि अणुओं का जो आयतन है वो गैस के द्वारा घेरे गए आयतन की तुलना में नगण्य है। पर अगर हम इस गैस को उच्च दाब पे कर देते हैं, 100 वायुमंडलीय दाब पर, तो उस स्थिति में जो गैस का आयतन है वो तो कम हो जाता है और गैस के अणुओं का आयतन उतना की उतना ही रहता है। तो इस अवस्था में हम गैस के अणुओं द्वारा घेरे गए आयतन को संपूर्ण गैस की तुलना में नगण्य नहीं मान सकते, क्योंकि इन परिस्थितियों में गैस के अणुओं का आयतन गैस के आयतन की तुलना में लगभग 1.4% हो जाता है। कम दाब है तब तो 0.014 है, हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, पर 1.4% है तो हम उसको नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। अतः गैस के अणुओं की गति के लिए स्थान कम रहने लगता है, अणु पास पास आ जाते हैं। कम ताप है तो संपूर्ण गैस का आयतन इतना कम हो जाता है कि गैस के अणुओं के आयतन को हम नगण्य नहीं मान सकते। और फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं या टेम्परेचर को बहुत कम करते हैं, तो हमारा ये अवधारणा गलत हो जाती है कि गैस के अणुओं का आयतन गैस के आयतन की तुलना में नगण्य है। तो हमें इसमें सुधार करना पड़ेगा, तभी हमें आदर्श व्यवहार से विचलन नहीं मिलेगा। दूसरा जो पोस्टुलेट था वो ये था कि गैस के अणुओं के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। अगर हम कम ताप और उच्च दाब की बात करते हैं तो गैस के अणु पास पास आ जाते हैं और निश्चित तौर पर उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल होता है। और इस आकर्षण बल की उपस्थिति भी दी गई दो चीजों से। क्या दी गई कि गैसों में द्रवीकरण हो गया, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस हो गया, यानी
अधिकांश गैसें जब हम बहुत ज्यादा दाब लगा देते हैं और ताप को बहुत कम कर देते हैं तो द्रव में परिवर्तित हो जाती हैं। और द्रव में परिवर्तित होने का मतलब अणुओं के मध्य आकर्षण बल है। तो पहली चीज हमें प्रूव कर रही है कि अणुओं के मध्य आकर्षण बल होता है, जो अणुगति सिद्धांत में नहीं माना गया। दूसरा, जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट भी आपने थोड़ा सा 12th में पढ़ा होगा। हम करते क्या हैं, जूल थॉमसन ने कि किसी गैस को हम उच्च दाब से एक बहुत हाई प्रेशर से एकदम निर्वात में वैक्यूम में भेज देते हैं। तो वैक्यूम में भेजते ही गैस ठंडी हो जाती है, गैस का ताप कम हो जाता है। और जो गैस का ताप कम होता है उसे हम शीतलन प्रभाव कहते हैं या जूल थॉमसन प्रभाव कहते हैं। अब शीतलन प्रभाव या जूल थॉमसन प्रभाव क्यों हुआ? स्पष्ट है कि अणुओं के मध्य आकर्षण बल थे, वो टूटे और टूटने के लिए विरुद्ध अणुओं को कार्य करना पड़ा। उस कार्य में जो है वो ऊर्जा की आवश्यकता हुई। और वो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? अणुओं को गतिज ऊर्जा से प्राप्त होती है। गतिज ऊर्जा में कमी हुई और गतिज ऊर्जा ताप के समानुपाती होती है। तो गतिज ऊर्जा में कमी, ताप में कमी हुई और फिर गैस ठंडी हो गई। तो इस तरह से अणुओं के मध्य जो अंतर आणविक आकर्षण बल हैं, उनके कारण ताप कम हुआ। उच्च दाब पर गैसों में हमें आदर्श व्यवहार से डेविएशन या विचलन दिखाई देता है। तो ये दो जो पोस्टुलेट्स हैं कि एक तो गैस के अणुओं का कोई आयतन नहीं होता और दूसरा गैस के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होता, इन दो में सुधार करने के लिए हमें जो हमारी आदर्श गैस समीकरण है PV बराबर nRT, उसमें थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। तभी जाकर हम इस समीकरण को वास्तविक गैसों के लिए काम में ले सकते हैं। तो अब इस समीकरण में सुधार सबसे पहले वॉन डेर वाल ने किया था और उसी के नाम के अकॉर्डिंग उसे वॉन डेर वाल इक्वेशन कहा गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम PV मतलब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच क्या करेक्शंस किए गए और किस तरह से हमें वॉन डेर वाल समीकरण प्राप्त हुई, वो हम पढ़ेंगे।